स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। दरअसल नई दिल्ली में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ डिजिटल सम्मेलन के समापन सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया। बताते चले यह सम्मेलन वैश्विक दक्षिण के देशों को एक साथ लाने व विभिन्न वैश्विक चुनौतियों से संबंधित आम चिंताओं को साझा करने हेतु एक मंच था। इस 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की, जिसमें 120 से अधिक विकासशील देशों ने भागीदारी की। इसी दौरान पीएम मोदी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है। इस आरोग्य मैत्री योजना का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, विकासशील देशों के लिए विकास समाधान की सुविधा हेतु ग्लोबल साउथ सेंटर एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञताओं को साझा करने हेतु वैश्विक दक्षिण एशियाई विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल शुरू करने पर भी विचार कर रहा है। ध्यान रहे, पीएम मोदी ने एक ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेसी फोरम का भी सुझाव दिया है, जो युवा अधिकारियों को विदेशी मंत्रालय से जोड़ने में मदद करेगा। इसके साथ ही भारत देश के उच्च शिक्षा हासिल करने हेतु विकासशील देशों के छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप की भी शुरुआत करेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक दक्षिण के विचारों को आवाज देने का एक प्रयास भी करेगी। हाल में केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में भारत के 22वें विधि आयोग का गठन किया है। केंद्र सरकार द्वारा विधि आयोग के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी 2020 में ही 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, परंतु अभी तक इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई थी। अब आपको भारत का विधि आयोग का संक्षिप्त परिचय करा दें। भारत का विधि आयोग महत्वपूर्ण विधायी सुधारों की सिफारिश करने वाली सरकार की शीर्ष संस्था है तथा यह कार्यकारी निकाय भारत सरकार के एक आदेश के माध्यम से स्थापित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, मूल रूप से विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था तथा इसका हर 3 साल में पुनर्गठन किया जाता है। विधि आयोग द्वारा अब तक सरकार को 277 रिपोर्ट दी जा चुकी है। आयोग का कार्य कानूनी सुधारों पर भारत सरकार को शोध और सलाह प्रदान करना है। इसमें कानूनी विशेषज्ञ शामिल होते हैं तथा इसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकारी निकाय के रूप में काम करता है। अगर विधि आयोग के कार्यों के बारे में बात करें तो ऐसे कानूनों की पहचान करना जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है या वे अप्रासंगिक हैं और जिन्हें तुरंत निरस्त किया जा सकता है, राज्य नीति के आलोक में मौजूदा कानूनों की जाँच करना तथा सुधार के तरीकों के सुझाव देना और नीति निर्देशक तथ्यों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनों के बारे में सुझाव देना तथा संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना, सामान्य महत्व के केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करना ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियां, संदिग्धताओं और असमानताओं को दूर किया जा सके। कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित उस किसी भी विषय पर विचार करना और सरकार को अपने विचारों से अवगत कराना जो इसे विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से सरकार द्वारा विशेष रूप से अग्रेसित किए गए हैं। विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से सरकार द्वारा किसी बाहरी देश को अनुसंधान उपलब्ध कराने के अनुरोध पर विचार करना, गरीब लोगों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करना। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक निर्णय में बलात्कार के मामले में 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगाते हुए चेतावनी दी कि इस तरह के परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को कदाचार का दोषी माना जाए। यह निर्णय जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ द्वारा दिया गया। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2013 में ही 2 फिंगर टेस्ट को असंवैधानिक घोषित कर चुका है। बावजूद इसके यह प्रक्रिया कमोबेश आज भी जारी है। अगर इस फैसले के अहम बिंदुओं की बात करें तो अदालत ने कहा है कि इस तरह के अमानवीय परीक्षण का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह बलात्कार के आरोपों को न तो साबित करता है और नहीं खारिज करता है। इसके बजाय यह टेस्ट बलात्कार या यौन उत्पीड़न की पीड़ित महिलाओं को पुनः प्रताड़ित करने और पुनः आघात पहुंचाने के समान है तथा यह उनकी गरिमा का अपमान है। इस फैसले में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि टेस्ट का मकसद यह पता लगाना है कि महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बने थे या नहीं। यह इस तथ्य के लिए अप्रासंगिक है कि उनके साथ बलात्कार हुआ था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह धारणा गलत है कि सेक्सुअल एक्टिविटी महिलाओं के साथ रेप नहीं हो सकता। बताते चले, 2 फिंगर टेस्ट पर जस्टिस वर्मा कमेटी ने क्या कहा था। 2012 के निर्भया गैंग रेप मामले के तुरंत बाद गठित पूर्व न्यायाधीश JS वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने 2 फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध लगाने तथा यौन उत्पीड़न के मामले के लिए सख्त कानून लाने की सिफारिश भी की थी। जस्टिस वर्मा समिति के अनुसार इस परीक्षण का यौन उत्पीड़न के मामले से कोई भी संबंध नहीं है। इस परीक्षण के आधार पर शारीरिक संबंध के अभ्यस्त होने जैसे निष्कर्ष नहीं निकाले जाने चाहिए तथा यह कानूनी रूप से निषिद्ध है। याद रहे, इसी जस्टिस वर्मा समिति की अनुशंसा के आधार पर आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 पारित किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की बात करें तो निजता का उल्लंघन मई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़ितों पर 2 फिंगर टेस्ट पर इस आधार पर रोक लगा दी। इससे उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। वैकल्पिक प्रक्रियाओं की बात करें तो अदालत ने सरकार से यौन मामले की पुष्टि के लिए बेहतर चिकित्सा प्रक्रिया प्रदान करने के लिए कहा था। इसका एक तथ्य यह भी है कि यह टेस्ट महिलाओं के लिए दर्दनाक है। यह परीक्षण चिकित्सीय रूप से अनावश्यक भी है तथा यह महिलाओं के प्रति अपमानजनक तथा अक्सर दर्दनाक होता है, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए।
दरअसल भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी की अध्यक्षता को ग्रहण कर लिया है। ध्यान रहे भारत वर्ष 2022-23 के लिए इस समूह की अध्यक्षता करेगा। बताते चलें, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जापान के टोक्यो में आयोजित समूह की तीसरी शिखर बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस दौरान भारत ने फ्रांस से प्रतीकात्मक रूप से समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वैतपूर्ण उपयोग में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल है। भारत इस समूह का संस्थापक सदस्य है। स्मरण रहे 15 संस्थापक सदस्यों द्वारा 15 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इसके सिद्धांत एवं व्यवहार के बीच दिखाई देने वाली खाई को पाटने के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान तथा उपयोग की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहुहितधारक पहल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारीपूर्ण विकास और मानवाधिकार समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करने पर आधारित है। यह प्रतिभागी देशों के अनुभव और विविधता का उपयोग करके एआई से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करने पर काम करने का अपनी किस्म का पहला प्रयास है। ध्यान रहे, यह पहल विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों तथा शिक्षा क्षेत्र से विशेषज्ञों की एक मंच पर लाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के संदर्भ में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना भी इसमें सम्मिलित है। ध्यान रहे, यह पहल विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों तथा शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के संदर्भ में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देती है। अगर इसके सदस्यों की बात करें तो आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 29 है। इनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड आदि सम्मिलित हैं। अगर इसके महत्व की बात करें तो भारत को प्राप्त अध्यक्षता यह प्रदर्शित करती है कि वैश्विक स्तर पर भारत विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदारी के रूप में उभरा है। भारत ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग को सदैव वकालत की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत सरकार ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कुछ योजनाएं शुरू की है, जैसे राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यनीति, राष्ट्रीय एआई पोर्टल, फ्यूचर स्किल प्रोग्राम, उत्कृष्टता केंद्र, विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तो बताते चलें, सरकारी अनुमानों के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्ष 2025 तक भारत की जीडीपी में 450 से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर वृद्धि होने की संभावना है। यह वित्त वर्ष 2024-25 तक सरकार द्वारा निर्धारित $5 ट्रिलियन जीडीपी के लक्ष्य का 10% है। नीति आयोग के अनुमान के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उचित ढंग से अपनाने से वर्ष 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य वर्धन में 15% की वृद्धि हो सकती है। ध्यान रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी तकनीकी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के पहुंच तथा उनकी सामर्थ्य में वृद्धि करने में भी सहायक है। इतना ही नहीं, यह तकनीकी कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करने, कृषि खर्चे को कम करने तथा किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। इसके माध्यम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में एवं पहुंच में सुधार किया जा सकता है, बल्कि इससे वृद्धिशील शहरी आबादी हेतु कुशल बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी सहायता मिलेगी। दरअसल भारत में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब के शोधकर्ता भारतीय भाषाओं के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बताते चलें, ये ऐसी भाषाएं हैं जिनकी पहुंच डिजिटल प्लेटफॉर्म तक नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया गया है। ध्यान रहे, प्रोजेक्ट एलोरा ऐसी भाषाओं को डिजिटल दुनिया के पटल पर लाने हेतु प्रयासरत है जो कुछ सीमित वर्ग द्वारा ही बोली जाती है या यह भाषा अभी तक डिजिटल दुनिया से दूर बनी हुई है। अगर प्रोजेक्ट एलोरा के उद्देश्यों की बात करें तो भारत में भविष्य पीढ़ियों के लिए इन भाषाओं को संरक्षित करना, ताकि इन भाषाओं के उपयोगकर्ता डिजिटल दुनिया में भाग ले सकें और बातचीत कर सकें। इसके साथ ही एक भाषा मॉडल बनाकर कुछ भाषाओं को विलुप्त होने के खतरे से बचाने में भी मदद मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने 3 भाषाओं को संरक्षण के लिए चुन लिया है। पहली गोंडी भाषा है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लगभग 30 लाख लोग बोलते हैं। जबकि दूसरी भाषा मुंडारी है जिसे झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के नागरिक बोलते हैं। और तीसरी भाषा इंदू मिसमी है जो अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। ध्यान रहे, इस इंदू मिसमी भाषा के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक डिक्शनरी भी तैयार कर रहा है। आपको अवगत करा दें, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च जल्द ही इन क्षेत्रों में मशीन भाषा आधारित अनुवादी प्रणाली का परीक्षण करेगा। और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च टीम ने एक डेटाबेस तैयार कर उसका उपयोग उनकी ऑनलाइन उपस्थिति के लिए एआई प्रौद्योगिकी के निर्माण हेतु किया जाएगा। अगर प्रोजेक्ट एलोरा का संक्षिप्त परिचय देखें तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई और इसका उद्देश्य दुर्लभ भारतीय भाषाओं संबंधित जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के नवीकरण का आह्वान किया है, क्योंकि रूस इस पहल में पुनः शामिल होने के लिए सहमत हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जुलाई 2022 में इस्तांबुल में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की द्वारा ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें, रूस द्वारा यूक्रेन पर की गई कार्यवाही के कारण वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला में होने वाले व्यवधानों तथा उत्पन्न खाद्य कीमतों में वृद्धि से निपटना है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो शुरू में इसे 120 दिन की अवधि के लिए आरंभ किया गया था।
यह पहल रूस यूक्रेन विवाद के कारण रूस द्वारा प्रतिबंधित यूक्रेन के निर्यात हेतु सुरक्षित समुद्री गलियारा प्रदान करती है। ध्यान रहे कि रूस ने युद्ध में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक साधन के रूप में काले सागर के माध्यम से यूक्रेन द्वारा किए जाने वाले निर्यातों को प्रतिबंधित कर दिया था। अगर भारतीय पक्ष की बात करें तो नवंबर के आरंभ में रूस इस पहल से बाहर हो गया था। आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने और वैश्विक तनाव में वृद्धि को देखते हुए ब्लैक सी ग्रीन पहल के स्थगन को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी चिंता व्यक्त की थी। अब आपको संयुक्त समन्वय केंद्र का संक्षिप्त परिचय करा दें। ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के माध्यम से एक संयुक्त समन्वय केंद्र स्थापित किया गया था और इसमें निरीक्षण और समन्वय हेतु रूस, तुर्की, यूक्रेन तथा संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। उचित निगरानी, निरीक्षण और सुरक्षित मार्ग की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु इस मार्ग यानी काला सागर से गुजरने वाले सभी वाणिज्य जहाजों को संयुक्त समन्वय केंद्र के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा करने से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि जहाजों पर कोई अनधिकृत कार्गो या कर्मी नहीं है। पंजीकरण तथा उचित निरीक्षण के पश्चात ही जहाजों को निर्दिष्ट कॉरिडोर के माध्यम से आगे बढ़ने की अनुमति प्रदान की जाएगी। अगर इसके महत्व की बात करें तो यूक्रेन वैश्विक स्तर पर गेहूं, मक्का, रेपसीड तथा सूरजमुखी के बीज एवं तेल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। खाद्य पदार्थों एवं अनाजों का एक बड़ा उत्पादक देश होने के कारण यूक्रेन को विश्व की खाद्य टोकरी की संज्ञा दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, इसका अधिकांश निर्यात काला सागर मार्ग के माध्यम से होता है। यह मार्ग यूक्रेन को मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, रूस तथा यूरोपीय देशों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने में सक्षम बनाता है। इस पहल के प्रारंभ होने के पश्चात यूक्रेन द्वारा लगभग 9.8 मिलियन टन अनाज का निर्यात किया गया है। हालांकि इस पहल में वैश्विक भुखमरी का पूर्ण रूप से निदान करने में क्षमता नहीं है, किंतु इसके द्वारा खाद्य पदार्थों की जमाखोरी को रोकने, पश्चिमी एशियाई एवं अफ्रीकी देशों के लोगों के जीवन निर्वाह में सहायता करने तथा वैश्विक खाद्य संकट में वृद्धि को रोकने में भी सहायता मिल सकती है। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। इस नीति में कुक्कुट उत्पादन में मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को भी शामिल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नीति में उत्तर प्रदेश को 5 वर्षों में अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने, साथ ही निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाने पर जोर दिया है। ध्यान रहे, इस नीति के प्रभावी होने पर 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए का निवेश होगा और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 1.25 लाख रोजगार पैदा होंगे। याद रहे, यह कुक्कुट विकास नीति अगले 5 साल तक प्रभावी बनी रहेगी। इन 5 वर्षों में 700 कुक्कुट इकाइयां स्थापित होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1.90 लाख अंडा प्रतिदिन उत्पादन क्षमता की कॉमर्शियल फार्म स्थापित करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष 1.72 करोड़ चूजों के उत्पादन के लिए ब्रायलर पेरेंट फार्म स्थापित करने की घोषणा भी की है। आपको अवगत करा दें, इस योजना के तहत डेडिकेटेड पोर्टल, अंडावेश मैनेजमेंट तथा प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। वांछित लाभार्थियों के आवेदन इसी पोर्टल से लिए जाएंगे और लाभार्थियों को प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा दिया जाएगा। लाभार्थियों द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज का भुगतान भी सरकार करेगी। इस नीति की कुछ अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 10,000, 30,000 और 60,000 के पक्षी क्षमता की कॉमर्शियल सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। हाल में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला बीज पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, जहां पर सभी फसलों के उन्नतशील बीज मौजूद होंगे। अब आपको बीज पार्क के उद्देश्यों से अवगत करा दें। दरअसल कृषि विभाग की पहल से बनने जा रहा पहला बीज पार्क परंपरागत विलुप्त कृषि प्रजातियों के बीजों के संरक्षण में सहायता करेगा। इसके साथ ही किसानों को भी उन्नतशील प्रसंस्कृत बीज की नई प्रजातियां मिल सकेंगी, जिससे किसानों की खाद्यान्न उत्पादन बढ़ोतरी के साथ यह आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में कृषि क्षेत्र के लिए 700 करोड़ का निवेश किया है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के माध्यम से बीज उत्पादन भी शुरू कर रही है। अब तक 60 करोड़ रुपए के निवेश से 100 बीज उत्पादन केंद्र स्थापित हो चुके हैं। दरअसल इससे कृषि क्षेत्र यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है और इसमें यूपी के पहले सीड पार्क की भूमिका भी काफी अधिक है। उल्लेखनीय है कि इस बीज पार्क से किसानों को मोटे अनाज उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित कर दिया है, जिसका उद्देश्य मोटे अनाज को बहुउपयोग करके इन्हें जनमानस के दिन प्रतिदिन के पोषण में आसानी से उपलब्ध कराना है। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि इस प्रकार के निर्माण में दक्षिण भारत के राज्यों का सहयोग भी लिया जा रहा है। हाल में बजट 2023 में वित्त मंत्री ने डाकघर मासिक आय योजना की अधिकतम जमा राशि बढ़ाने की घोषणा की है। बताते चले, नई अधिकतम जमा सीमा एकल खाता धारक के लिए 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दी है, जबकि संयुक्त खाता धारक के लिए यह राशि 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी है। लेकिन ध्यान रहे, इस परिवर्तन के साथ डाकघर मासिक आय योजना के तहत खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 1,000 ही रहेगी। अब आपको पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम का संक्षिप्त परिचय करा दें। यह एक छोटी बचत योजना है और इस स्कीम में 5 वर्ष की अवधि के लिए निवेश किया जाता है।
है, लेकिन इसे बाद में 5-5 वर्षों के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 जनवरी 2023 से इस स्कीम पर निवेश की राशि पर 7.1% की दर से ब्याज निश्चित किया गया है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि निवेशक अपनी राशि को 1 वर्ष से पहले नहीं निकाल सकता। इस खाते को कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक खुलवा सकता है। इतना ही नहीं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर भी एक ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। आपको स्मरण करा दें, ज्वाइंट अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं। ज्वाइंट ए टाइप अकाउंट, जिसमें पैसा सभी हितधारकों के हस्ताक्षर के बाद ही निकल सकता है। दूसरा है ज्वाइंट बी टाइप अकाउंट। इस खाते से कोई भी खाता धारक पैसा निकाल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, संबंधित डाकघर में निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके डाकघर मासिक योजना खाते के खुलने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति के बाद ही इस खाते को बंद किया जा सकता है। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HB सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।